हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे एसी फंडामेंटल के बारे में। एसी वोल्टेज जो हमारे घर में सप्लाई आती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वो एसी नेचर होता है उसका। तो वो जहाँ से पैदा होती है वहाँ से उसका नेचर ही एसी होता है एक्चुअली में। तो बहुत बड़े बड़े जनरेटिंग स्टेशंस होते हैं हम पूरे भारत में, ये अलग अलग जगह पर हैं। जैसे कि थर्मल पावर प्लांट हो सकता है आपका, न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर प्लांट हो सकता है। राइट, तो अलग अलग पावर प्लांट से जो एसी वोल्टेज जनरेट होता है वो ट्रांसमिट होकर के हमारे घर तक पहुंचता है। तो उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट होता है, एसी पैदा कैसे होती है, उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल इसका मतलब ये है कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब कोई कॉपर का वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाता है तो उस कॉपर के वायर के एंड पॉइंट पर, उस कॉपर के वायर में वोल्टेज पैदा होता है, और वो जो वोल्टेज पैदा होता है वो एसी नेचर का होता है। ठीक है, तो यही प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल, जो कि आप इस फिगर में देख सकते हो। अब इस कॉपर के वायर को घुमाने के लिए हम क्या करते हैं, टरबाइन का इस्तेमाल करते हैं। टरबाइंस होती हैं, टरबाइन से इस जनरेटर को कपल जोड़ देते हैं। जैसे ये आपकी एक टरबाइन है, इस टरबाइन को, ये आपका जनरेटर है, तो इससे ऐसे अटैच कर दिया गया है। जब ये टरबाइन पर हम वाटर डालते हैं, वाटर फ्लो करते हैं, तो टरबाइन की प्लेट घूमने लगती है, और इसकी जब ये घूमता है तो इससे ये सॉफ्ट कनेक्ट होता है, और ये सॉफ्ट भी रोटेट करता है, इससे ये जनरेटर भी घूमता है। तो ये जनरेटर घूमता है तो इसके अंदर जो ये कॉइल है कॉपर की, ये भी घूमती है। और ये कॉइल जब घूमती है तो इसको हम मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म बीच में रख देते हैं। एक तरफ नॉर्थ पोल, एक तरफ साउथ पोल मैग्नेट होता है, तो उसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड बनती रहती है। उस मैग्नेटिक फील्ड में जब ये कॉपर का कॉइल घूमता है तो उस कॉपर के कॉइल में वोल्टेज पैदा होता है। ये जो वोल्टेज पैदा होता है ये एसी वोल्टेज होता है। एक बार जब ये वोल्टेज पैदा हो गया तो इसको हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन टावर के थ्रू बहुत दूर, हजारों किलोमीटर दूर तक इसको हम भेज देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये आपका ट्रांसमिशन टावर है, इसको हम भेज करके अपने घरों तक पहुंचा देते हैं एसी। ओके, एसी वोल्टेज को हम स्टोर नहीं कर सकते, इसको जब तक जब जरूरत है तब तक हम इसको वोल्टेज को पैदा करते रहते हैं, और उसके बाद जब जरूरत नहीं है तो हम जनरेटर को बंद कर देते हैं। तो अब ये एसी वोल्टेज होता क्या है, इसमें कौन कौन सी वैल्यू है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए ये बच्ची, इसके गांव में लग रहा पहली बार लाइट आई है, कितनी खुशी मना रही है। ओके, सो देखिए जो एसी वोल्टेज पैदा होता है वो, उसका ये फॉर्म है, वी टी इज इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी। ये सब क्या है, एक एक टर्म्स इसमें हम समझेंगे। वी टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ये जो वी टी है इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी, ये बताता है आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग वी मैक्स साइन ओमेगा टी से। ये साइन ओमेगा टी का मतलब ये है कि साइन एक वेवफॉर्म होती है। कभी भी आपको, आपने अगर पढ़ा हो तो जो साइन, अगर मैं यहाँ पे थीटा ले लूँ और यहाँ पर थीटा ले लूँ, तो जैसे जैसे थीटा चेंज होगा साइन थीटा की वैल्यू चेंज होगी। तो अगर हम इस वेव फॉर्म को ड्रॉ करें तो साइन थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे ऊपर जाएगा, फिर नीचे, फिर ऐसे ये आगे पीछे चलता रहेगा, सेम आगे सेम पीछे। तो एक्चुअली में ये वाली जो वैल्यू होती है इसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 1 इंटू साइन थीटा लिखा हुआ है, इसलिए 1 होगी। और ये नीचे वाली वैल्यू हो जाती है आपकी -1। ठीक है, तो ये साइन थीटा का ग्राफ है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि 2 है, सपोज करो कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 की जगह पर 2 होता, तो ये जो वैल्यू होती है वो 2 तक जाती, 2 तक जाती, और फिर 2 तक नीचे माइनस में, -2 तक नीचे आती, ऊपर +2 तक जाती। तो वैसे ही अगर हम ये देखें कि ये वी मैक्स साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है, तो ये वी मैक्स का मतलब ये हुआ कि साइन के पहले जो भी लिखा हुआ है ये वैल्यू, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट होगा वी मैक्स, और नीचे अगर आप आओ तो ये वैल्यू आ जाएगी -V max। ओके, इसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू, वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू। तो ये साइन वेव स्टार्ट होती है 0 से और मैक्सिमम तक जाती है, फिर नीचे 0 होती है, फिर निगेटिव में मैक्सिमम तक जाती है, फिर वापस 0 होती है। ओके, तो एक एक करके इसके टर्म्स को समझते हैं। देखिए सबसे पहले इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, आपको समझ में आ गया। इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है कि पर्टिकुलर इंस्टेंट, टाइम इंस्टेंट पर आपको वैल्यू पता करनी हो तो कैसे होगी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर देखा जाए, इस पॉइंट पर देखिए, यहाँ पर t बराबर 0 है, अगर हम यहाँ पर लिख लेते हैं t, लेट से इधर ओमेगा टी या टी कुछ भी के ले लो आप। तो अगर t की वैल्यू 0 है, t की वैल्यू 0 मतलब कि आप आ रहे हो यहाँ पर, t की वैल्यू 0 है, तब आपको वोल्टेज की वैल्यू भी 0 होगी।
अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे मान लीजिए यहाँ पर वैल्यू कितनी है वोल्टेज की, तो इस जगह पे वोल्टेज बढ़ते 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 यहाँ तक पहुंच गया है ना, तो इधर वोल्टेज ये है, यहाँ पर वोल्टेज ये है। तो अलग अलग टाइम पर वोल्टेज की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम इंस्टेंट पर अगर वोल्टेज पता करना है तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। यहाँ पर बस टाइम की वैल्यू चेंज करते जाओ, आपको वोल्टेज मिलता जाएगा। करेक्ट। अब बात करते हैं मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू या इसको हम पीक वैल्यू भी बोलते हैं। पीक वैल्यू, पीक वैल्यू होती है जो एसी साइकिल सबसे पीक पॉइंट को अटेंड करती है, जिस जगह पर इसकी सबसे अधिकतम वैल्यू होती है। तो अधिकतम वैल्यू यहाँ पर है, इसकी वैल्यू वी मैक्स होती है। तो ये जो वी मैक्स लिखा हुआ है इसको बोलते हैं पीक वैल्यू। ओके, तो ये दो चीजें हो गई, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, पीक वैल्यू क्या होता है। उसके साथ साथ हम एक चीज और देखते हैं कि आरएमएस वैल्यू क्या होती है। दूसरा होता है आपका, तीसरा पॉइंट है ये, दूसरा हो गया आपका। तीसरा पॉइंट है आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू, तो बिफोर आरएमएस वैल्यू बताने से पहले, इसको हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं। तो इसको बताने से पहले मैं छोटी छोटी चीजें इस ग्राफ से बता देता हूँ। देखिए, एसी साइकिल ऐसे ही स्टार्ट होती है और ऊपर नीचे अल्टरनेटिंग मूव करती रहती है। अब इस एसी साइकिल का, इस एसी वेव फॉर्म का अगर हम एनालिसिस करें तो देखिए, एक होता है पॉइंट टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड को हिंदी में आवर्तकाल कहते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, देखिए एसी वेव फॉर्म को मैं ये वाला बता हटा देता हूँ, सिर्फ एक वेव फॉर्म को रखता हूँ, आगे और पीछे को हटा दीजिए, सिर्फ एक वेव फॉर्म को हम एनालिसिस करते हैं। तो टाइम पीरियड क्या होता है, एक साइकिल बनने में, ये साइकिल है, एक साइकिल कंप्लीट साइकिल है, वो एक ऊपर एक नीचे, तो ये एक साइकिल बनने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो देखिए यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक गई वेव फॉर्म, है ना, तो ये टोटल एक टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक है, इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद होता है आपका दूसरा फ्रीक्वेंसी। सेकेंड पॉइंट आपका है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वन अपॉन टाइम पीरियड के बराबर होती है। फ्रीक्वेंसी होती है वन अपॉन टाइम पीरियड, मतलब ये कि एक सेकेंड में कितने साइकिल इस तरह से बन रहे हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ साइकिल इन वन सेकेंड, एक सेकेंड में कितने इस तरह के साइकिल बनेंगे, उसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो देखिए, ये तो एक साइकिल बना, ऐसे ही एक और साइकिल बन गया, एक और साइकिल बन गया, एक और साइकिल बन गया, पीछे भी ऐसे साइकिल बन रहा होगा ऐसे। तो देखिए, हमारे देश में, भारत में जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्स है। 50 हर्ट्स का मतलब क्या हुआ कि 50 साइकिल एक सेकेंड में बन रही होगी। एक सेकेंड में 50 साइकिल बन रही होगी इस तरह से। कहां पर बन रही होगी, जहां पर वोल्टेज आपका पैदा हो रहा है, जहां पे जनरेटर आपने ऊपर देखा होगा, यहाँ वहां पर। ठीक है, इस तरह से। तो फ्रीक्वेंसी आपकी हो जाती है वन अपॉन टाइम पीरियड, इसको हम एफ से डिनोट करते हैं, और इसको हर्ट्स इसकी यूनिट होती है, हर्ट्स। ओके, तो एफ बराबर आपका होता है वन अपॉन टाइम पीरियड। ओके, टाइम पीरियड को हम सेकेंड में ले सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्स में ले सकते हैं। ओके, तो अब इसके बाद हम बात करते हैं आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा एंगुलर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है, इसका फार्मूला है, अगर आप देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हुआ कि एंगल कितना आपने वो घुमा है डिवाइडेड बाई टाइम। ओके, टाइम पीरियड या टाइम आप कुछ भी ले लो, एंगल डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। देखिए, अगर इस वेव फॉर्म को देखा जाए तो एक वेव फॉर्म बनने में, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये टाइम टी है, और ये एक सिंगल वेव फॉर्म है। ये टोटल एक वेव फॉर्म बनने में कितना एंगल घूम जाता है, तो कुछ ऐसे समझ लो, ये 0 डिग्री होता है, यहाँ पर आपका होता है पाई/2, और यहाँ पर आपकी वैल्यू होती है पाई, ये एंगल होता है 3 पाई/2, और ये होता है आपका 2 पाई। तो एक राउंड घूमने में देखिए, ये टरबाइन जो होती है ना, वो एक राउंड कैसे घूमती है, यहाँ से स्टार्ट होगी और ऐसे घूम करके एक राउंड घूम गई, तो एक साइकिल बन गया, एक ऊपर पॉजिटिव साइकिल, नीचे निगेटिव साइकिल। तो ये एक राउंड घूम गई, तो एक राउंड बनने में कितना एंगल बना, 2 पाई, तो एंगल आपका बन गया 2 पाई। और एक राउंड चलने में टाइम कितना लगा, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साइकिल बनने में जो टाइम लगता है उसी को तो टाइम पीरियड बोलते हैं, तो टी, ये टाइम पीरियड हो गया टी। तो 2 पाई एंगल घूम गया, टाइम लगा टी, तो 2 पाई/टी हो जाता है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसकी वैल्यू होती है
सॉरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये हो जाता है आपका 2 पाई, और 1/t, नीचे t है तो 1/t की जगह पे हम f लिख सकते हैं, तो इसको ओमेगा बराबर 2 पाई f ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। इसकी जो यूनिट होती है वो होता है रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि एंगल का यूनिट होता है रेडियन और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई रेडियन पर सेकेंड। अगर हर्ट्ज में दिया है तो समझ लेना वो ये फ्रीक्वेंसी है एफ है, और अगर रेडियन पर सेकेंड में फ्रीक्वेंसी दिया है तो आप समझ लेना कि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है जी। अब बात करते हैं हम लोग आरएमएस वैल्यू क्या होती है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, नेक्स्ट आपका है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसको हम आरएमएस वैल्यू भी बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू। देखिए आरएमएस वैल्यू निकालने का एक तरीका होता है, अगर आपको वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू पता करना है वी आर एम एस, तो हम करते क्या है, पहले हम वोल्टेज को, जो भी वोल्टेज आपका वी टी, इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है। स्क्वायर करने के बाद इसका एरिया निकालते हैं, एवरेज एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं जीरो से लेकर के उसके टाइम पीरियड तक, ठीक है, डी टी, और फिर इसको टाइम पीरियड से डिवाइड करके अंडर रूट में कर देते हैं। देखिए इसको पढ़ते कैसे हैं, रूट सबसे पहले हमने क्या लगाया, अंडर रूट, रूट, फिर एरिया निकाला, इसको मीन बोलते हैं, मतलब कि एरिया निकाल करके टाइम से डिवाइड करना, इसको मीन बोलते हैं, और फिर ये स्क्वायर, जो भी वोल्टेज है उसका स्क्वायर कर दिया। देखिए कोई भी फंक्शन है सिंपल सा, अगर आपको एक फंक्शन है एफ एक्स और इसका आपको आरएमएस वैल्यू पता करनी है, आरएमएस वैल्यू पता करनी है, तो क्या करना है, आपको एफ एक्स को स्क्वायर करना है, ठीक है, और फिर इसको इंटीग्रेट करना है जीरो से लेकर के जो भी टाइम पीरियड है वहां तक, dx एक्स का फंक्शन है तो, और फिर टाइम पीरियड से डिवाइड करके अंडर रूट में कर देना है। ये होता है तरीका आरएमएस वैल्यू निकालने का। मैं एक एक फार्मूला, एक एक वेव फॉर्म लेकर के आपको आरएमएस वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा, उसकी चिंता मत करिए आप। तो अगर हम यहाँ पर वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू पता करना चाहें तो कैसे निकालेंगे, वी आर एम एस बराबर हो जाएगा, देखिए एक साइकिल बनने में आपका टाइम पीरियड कितना लग रहा है, 0 से 2 पाई टाइम पीरियड लग रहा है, और वोल्टेज कितना है आपका वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टी इज द टाइम, वी एम मैक्सिमम वोल्टेज है। तो इसको हम पहले स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पर आप डी टी लिख सकते हो, और फिर इसको 1/2 पाई से भाग करके अंडर रूट में कर देना पड़ेगा, है ना। 1/2 पाई क्यों, क्योंकि 1/t, टी की वैल्यू 2 पाई है, इंटीग्रेट किया 0 से t मतलब 2 पाई तक, और ये वोल्टेज है vt की वैल्यू, उसका स्क्वायर कर दिया dt, तो ये आपका VRMS हो गया। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी आपको वो आएगा वी मैक्स अपॉन अंडर रूट 2, तो ये आपका आरएमएस वैल्यू होता है, वी आर एम एस इक्वल टू होता है वी मैक्सिमम अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है गाइस, तो अगर आपका एसी कोई भी वोल्टेज हो, वोल्टेज एसी वोल्टेज दो तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि वी टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, या फिर ये कॉस के टर्म में हो सकता है वी एम कॉस ओमेगा टी, तो ये दोनों इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, इस तरह से लिखा जाए तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, और उसमें साइन और कॉस के सामने जो लिखा होता है उसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू, और आरएमएस वैल्यू निकालना होता है इस साइन वेव का, तो हम क्या करेंगे, जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उसमें √2 से भाग कर देंगे, √2 से भाग करेंगे तो हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू से आरएमएस वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू से कम आती है। जैसे अगर हम वेव फॉर्म को ड्रॉ करें, और ये आपका एसी वोल्टेज ऐसे जा रहा है, जीरो से स्टार्ट हुआ, चलते 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 गया मैक्सिमम, और फिर डिक्रीज होना शुरू किया, जीरो हुआ, फिर नीचे की तरफ मैक्सिमम तक गया, फिर जीरो हो गया ऐसे। तो ये जीरो वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है आपको वी मैक्स, तो आरएमएस वैल्यू कहीं यहाँ पर होगी, है ना, यहाँ पर ये आपका वी आर एम एस होगा, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू से कम होगा। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, पीक वैल्यू भी आपको वही होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये एसी वोल्टेज को अगर हम अप्लाई करते हैं अलग अलग जगह पे, जैसे कि हो सकता है रजिस्टर हो, कैपेसिटर हो, इंडक्टर हो, अलग अलग पॉइंट पे जब इसको हम अलग अलग एलिमेंट पे कनेक्ट करेंगे तो उसमें करंट फ्लो होगी, राइट, तो वो करंट का वेव फॉर्म कैसा होगा। तो सबसे पहला हम इसका एनालिसिस करते हैं। पहली चीज है, मान लीजिए एसी वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस अ प्योर रजिस्टर,
आपके पास एक प्योर रजिस्टर है और उस पर आपने क्या किया, एसी वोल्टेज अप्लाई कर दिया। तो जब आप एसी वोल्टेज अप्लाई करोगे तो उसमें करंट जो फ्लो होगी उसका नेचर कैसा होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है आर ओम, और इसको हमने कनेक्ट किया एक एसी सप्लाई से। एसी को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है, और यहाँ पर वोल्टेज आपने दिया है वी टी, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वी टी बराबर वी एम इंटू साइन ओमेगा टी। तो इसमें एक करंट फ्लो करेगी आई, ओके। ये भी टाइम के साथ वेरी होगी, एसी करंट होगी, क्योंकि एसी वोल्टेज है इसलिए एसी करंट फ्लो करेगी। ये एसी करंट ऐसे जाएगी, रेजिस्टेंस होते हुए वापस चली आएगी, है ना। तो अगर इस सर्किट में हम ओम्स लॉ अप्लाई करें, अगर ओम्स लॉ अप्लाई करें तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि जो भी वोल्टेज आपने लगाया है उसकी वजह से जो करंट होगी आई टी बराबर होगा वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज डिवाइडेड बाई आर, है ना, वी बाई आर, यही तो होता है ओम्स लॉ। तो अगर वी टी का मान यहाँ पर रखें तो वी एम इंटू साइन ओमेगा टी बटा आर। अब यहाँ पे वी एम अपन आर के जगह पे हम लिख सकते हैं आई एम इंटू साइन ओमेगा टी। ये आपका करंट, इंस्टेंटेनियस करंट मिल गई, आई टी बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। देखिए यहाँ पर आई एम क्या है, आई एम है वी मैक्सिमम अपान आर, और इसको बोलते हैं मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ गाइस, देखिए यहाँ पर वोल्टेज हो या करंट हो, इसके सामने जो साइन के आगे लिखा रहता है इसको बोलते हैं फेज। ये कहलाता है फेज, फेज एंगल या फेज, ठीक है। ये भी आपका वोल्टेज के साथ लिखा हुआ है, ये आपका है फेज। तो जब आपने वोल्टेज अप्लाई किया, एसी वोल्टेज अप्लाई किया एक प्योर रजिस्टर पर, तो उसमें जो करंट फ्लो कर रही है उसका फेज और वोल्टेज का फेज दोनों सेम है, इक्वल है। ध्यान से देखिए, आपने वी टी इज इक्वल टू अप्लाई किया था वी एम साइन ओमेगा टी, और करंट आपको मिली आई एम साइन ओमेगा टी, है ना। तो इसमें अगर फेज को देखे ध्यान से, इन दोनों का फेज देखो, ये ओमेगा टी, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो। अगर फेज डिफरेंस बात करें, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस क्या होता है, ये वोल्टेज और करंट के फेज का डिफरेंस होता है ना। तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बराबर जीरो। वोल्टेज के फेज में से करंट के फेज को माइनस कर दो, फेज डिफरेंस मिल जाएगा। तो ये आपका कितना आ रहा है, जीरो। इसका मतलब कि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में चल रहे होंगे। दोनों फेज सेम फेज में चलने का मतलब क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन में वोल्टेज होगा करंट भी उसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होगी। जैसे मान लीजिए कि ये आपका वेवफॉर्म है, एसी वोल्टेज यहाँ पर है, वोल्टेज यहाँ पर है, तो जो करंट होगी वो भी इसी के फेज में होगी, करंट भी उसी के साथ हुई होगी। ऐसे अगर वोल्टेज घूम करके यहाँ पे चला गया, सपोज करो वोल्टेज इधर चला गया, तो करंट भी उसी के साथ साथ चली जाएगी। यस, यहाँ पर मैंने व्हाइट कलर को वोल्टेज दिया और रेड कलर को, व्हाइट येलो कलर को करंट, ये आपकी करंट है। तो वोल्टेज और करंट जब भी सेम में होंगे, इसका मतलब आप समझ लेना कि ये प्योर रजिस्टर का केस होगा, ठीक है गाइस। तो ये मैंने जो ड्रॉ किया है इसको हम कहते हैं फेजर डायग्राम। ये आपका फेजर डायग्राम हो गया, क्योंकि फेज के बारे में बता रहा है ये, फेजर डायग्राम। ओके, इसका वेव फॉर्म बना के देखते हैं हम लोग। वेव फॉर्म, वेव फॉर्म। तो देखिए मान लीजिए कि मैंने एक ड्रॉ किया एसी वोल्टेज। सबसे पहले हम एसी ड्रॉ करते हैं, ये आपका एसी वोल्टेज है, ऐसे सिंगल वेव फॉर्म में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आपका वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू है, वी मैक्सिमम, ठीक है। ये आपका वी टी ऊपर मैंने ड्रॉ कर दिया। ये आपका एंगल जीरो होता है यहाँ पर मैक्सिमम जहाँ पे है वहाँ पर पाई बाई टू पर मैं ये मैक्सिमम होता है, और ये आपका पाई है, यहाँ पर होता है थ्री पाई बाई टू, और यहाँ पर आपका होता है टू पाई, ठीक है। और इस साइड में ले लेता हूँ ओमेगा टी, एक तरफ वी टी और दूसरी तरफ ओमेगा टी के बीच में ये ग्राफ प्लॉट किया। तो वोल्टेज ऐसे चल रहा है, तो जो करंट होगी वो कैसे मूव करेगी, करंट मूव करेगी उसी, जैसे जैसे वोल्टेज चलेगा उसी डायरेक्शन में करंट होनी चाहिए। तो देखिए जब वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ेगी, बढ़ते 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 बढ़ते, लेकिन थोड़ा सा कम होगी इसकी वैल्यू, है ना, पूरा वोल्टेज तक नहीं जाएगी।
ये मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगी। फिर जब करंट वोल्टेज डिक्रीज होगा तो करंट भी डिक्रीज होगी, डिक्रीज होते होते जीरो पर आएगी, फिर वापस निगेटिव में बढ़ेगी और फिर वापस मैक्सिमम होकर के जीरो पर चली जाएगी। तो गाइज ये आपका आई मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो ये जो ग्राफ है आपका, ये है आई टी की वैल्यू, जिसकी वैल्यू है आई एम साइन ओमेगा टी। और ये जो वैल्यू है ये आपका है वी टी की वैल्यू, और वी टी की वैल्यू कितनी है, वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है। तो ये आपका रहा फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में बस याद रखना आप कि प्योर रजिस्टर अगर है तो वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होंगे। ओके, तो फेज डिफरेंस आपका जीरो हो जाएगा। तो इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पावर की वैल्यू कितनी होगी, पावर फैक्टर कितना होगा, और इसी एसी वोल्टेज को जब हम अप्लाई करेंगे इंडक्टर पे और कैपेसिटर पे तो क्या होगा। तो गाइस उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।